नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका बात सियासत की। तो बात सियासत में आज होगी देश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की, क्योंकि देश में चुनावी शोर खत्म हो चुका है, नतीजे भी आ गए हैं, सरकार भी बन गई है। लेकिन सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आज हम आए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के MSP के फैसले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और किसान नेताओं ने इस फैसले पर एतराज जताया है, स्थायी तौर पर कानून बनाने की बात कही है। बीजेपी ने इस फैसले को किसान हित में बताया। मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए खुशखबरी, 14 फसलों पर MSP में बढ़ोतरी। धान की फसल पर 2024-25 में 2300 रुपए MSP, 2023-24 में 2183 रुपए MSP में 117 रुपए का इजाफा। धान A ग्रेड की फसल पर 2024-25 में 2320 रुपए MSP, 2023-24 में 2203 रुपए MSP। धान की फसल में भी 117 रुपए की बढ़ोतरी। ज्वार मालदंडी फसल पर 2024-25 में 3421 रुपए MSP, 2023-24 में 3225 रुपए MSP, 196 रुपए की बढ़ोतरी। बाजरा की फसल में 2024-25 में 2625 रुपए MSP, 2023-24 में 2500 रुपए MSP, 125 रुपए की MSP में बढ़ोतरी। रागी फसल पर 4290 रुपए 2024-25 में MSP, 2023-24 में 3846 रुपए MSP, 444 रुपए की MSP में बढ़ोतरी। मक्का की फसल पर 2024-25 में 2225 रुपए MSP, 2023-24 में 2090 रुपए MSP, 135 रुपए की MSP में बढ़ोतरी। तुअर दाल में 2024-25 में 7500 रुपए की MSP, 2023-24 में 7000 रुपए MSP, 550 रुपए की MSP में बढ़ोतरी। मूंगफली की फसल पर 2024-25 में 6783 रुपए की MSP, 2023-24 में 6377 रुपए की MSP में 406 रुपए की बढ़ोतरी। सूरजमुखी की फसल पर 7280 रुपए 2024-25 में MSP, 2023-24 में 6760 रुपए की MSP में 520 रुपए की बढ़ोतरी। सोयाबीन की फसल पर 4892 रुपए 2024-25 में MSP, 2023-24 में 4600 रुपए MSP में 292 रुपए की बढ़ोतरी। तिल की फसल पर 2024-25 में 9267 रुपए की MSP, 2023-24 में 8635 रुपए की MSP में 632 रुपए की बढ़ोतरी। राम तिल पर 2024-25 में 8717 रुपए की MSP, वहीं 2023-24 में 7734 रुपए की MSP में 983 रुपए की बढ़ोतरी। कपास की फसल पर 2024-25 में 7121 रुपए की MSP, 2023-24 में 6620 रुपए की MSP,
साथ ही एमएसपी में 501 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में मोदी कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए। इनमें सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में था। मोदी सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी को बढ़ाने पर मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार धान का नया एमएसपी 2300 रुपए किया गया है, जबकि कपास की एमएसपी में 501 रुपए की वृद्धि की गई है। साथ ही रागी की एमएसपी 4290 रुपए, अरहर दाल का एमएसपी 7550 रुपए, साथ ही मूंगफली का एमएसपी 6783 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इस बड़े फैसले की तारीफ भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट में फसलों के लिए करीब 14 प्रकार की फसलों पर जिस प्रकार से एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपए क्विंटल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका एक उदाहरण है। नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट के अंदर खरीफ की फसलों के लिए लगभग 14 प्रकार की फसलों पर जिस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि की है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपये कुंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी की अन्नदाताओं को दी गई पहली गारंटी पूरी होती है, जो जन कल्याणकारी भाव से किसानों के जीवन को परिवर्तन करने वाली है, किसानों की आय बढ़ाने वाली है, अर्थव्यवस्था में बड़ा भूमिका रखेगी। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, किसानों की ओर से सभी को बधाई देना चाहूँगा। मोदी कैबिनेट के फैसलों पर जहां भारतीय जनता पार्टी तारीफ कर रही है, तो वहीं अब इस पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। एमएसपी में वृद्धि पर कांग्रेस प्रवक्ता पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि किसानों की मांग आय दोगुनी करने की है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि एमएसपी का कानून बनाने की मांग की थी। सरकार अब इस तरफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो थोड़ी बहुत राशि एमएसपी में बढ़ा देती है, कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार से मांग है कि एमएसपी कानून बनाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर आय दोगुनी करें। वहीं किसान नेता शिव कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार ने जो एमएसपी घोषित की है, इससे किसानों का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम किसानों की 2 मुख्य फसलें हैं, गेहूं और धान। गेहूं पर कुछ भी नहीं है और धान पर भी कोई भी उत्साहवर्धक एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जब तक C2 के हिसाब से एमएसपी लागू करके गारंटी का कानून नहीं बनाया जाएगा, किसानों को राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और एमएसपी का कानून देंगे। अभी तक सरकार इस तरफ नहीं बढ़ रही है, एमएसपी के कानून की वो बात नहीं कर रही है। किसान की आय दुगनी कैसे हो, इस बारे में कोई कदम उठा नहीं रही है। सिर्फ थोड़ी बहुत राशि एमएसपी में बढ़ा देती हैं, किसी फसल पे 100 रुपए, किसी पे 200 रुपए, और अपने फल से तीसरी कर लेती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र जो बढ़ती हुई महंगाई और आज जो अन्य सेक्टर हैं जिसमें जो प्रोग्रेस और ग्रोथ हो रही है, उसके अनुरूप खेती किसानी, जो कि हमारा भारतवर्ष किसानों का देश है और जो हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी बेहतरी के लिए फसलों के लिए नया कानून लाएं, एमएसपी का कानून बनाएं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर आय दुगनी करें। जो सरकार द्वारा एमएसपी घोषित की गई है, ये एमएसपी से काम नहीं चलने वाला है। मुख्य फसल हमारी किसानों की केवल 2 होती हैं, गेहूं और धान। गेहूं पर कुछ नहीं खास है, कुछ भी नहीं है, और धान पर जो बढ़ाया गया है वो उत्साहवर्धक नहीं है। हमारी शुरू से मांग है कि जब तक C2+50 के हिसाब से समर्थन मूल्य तय कर गारंटी का कानून नहीं बनाया जाएगा, किसान को राहत नहीं मिल पाएगी। ये जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, ये अत्यंत निराशाजनक है। किसानों पर राजनीति होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद फिर किसानों पर सियासत शुरू हो गई है। एमएसपी बढ़ा दी गई है, लेकिन विपक्ष इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा हुआ है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही मोदी सरकार ने किसानों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। मोदी कैबिनेट में सरकार ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में
समर्थन मूल्य को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां किसान हितैषी अपने आप को बताने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर देखिए सियासत क्यों गरमाई है। किसानों को सौगात, धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। धान सहित 14 खरीफ फसलों की एमएसपी को बढ़ाने का फैसला। धान 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदेगी सरकार। मक्का की एमएसपी 2225 रुपए प्रति क्विंटल की गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद एक सीजन में किसानों से 3100 रुपए की दर पर खरीदी हो चुकी है और अब केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश के किसानों को 3217 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का भुगतान किया जाएगा। अभी इस पर सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी मांग अभी से कर दी है। आज वो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेलवर हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का राशि नहीं देंगे बता रहे हैं। खाद और बीज की कमी हो गई है। हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो इस तरह की कभी 5 साल में कोई समस्या इस तरह के किसानों को झेलना नहीं पड़ा और हम लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। धान की एमएसपी में मात्र 170 रुपए की बढ़ोतरी अपर्याप्त है। धान की जो लागत है उसके हिसाब से जो वादा किया था केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो कम से कम एमएसपी में 500 से 600 रुपए की बढ़ोतरी होना था। अब जब 170 रुपए की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि 3100 रुपये जो धान की कीमत छत्तीसगढ़ में है, जो मोदी की गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, उसमें 170 रुपये बढ़ा के किसानों को दिया जाए। अर्थात छत्तीसगढ़ के किसानों को 3270 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत दी जानी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है और यही छत्तीसगढ़ के किसानों की मंशा है। धान के एमएसपी मामले को लेकर जहां एक ओर लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के हर एक सवाल का सत्ता पक्ष की ओर से भी लगातार जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से उठाए गए इस मांग पर राज्य सरकार का कहना है कि भाजपा ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था और केंद्र सरकार तरक्की और बेहतरीन के लिए कार्य कर रही है। केंद्र सरकार का निर्णय किसानों के हित में है। साथ ही यह भी कहा कि क्या किसान कांग्रेस की बातों को सुनेंगे। कांग्रेस सिर्फ किसानों को बरगलाने का कार्य करती है। देखिए, अभी राज्य सरकार ने 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने का वादा किया है, उस पर हमने धान खरीदा है और केंद्र सरकार लगातार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि की रही है। केंद्र सरकार का निर्णय निश्चित रूप से किसानों के हित में है। देखिए, कांग्रेस वाले क्या कहें किसानों के बारे में, क्या उनके बोलने के लिए कोई विषय ही नहीं है और किसान कांग्रेस की बात को सुनने वाले हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने ठगा है, छला है, तो फिर वही बात कर रहे हैं। ये तो कहने के लिए कांग्रेस वाले तो सिर्फ बरगलाने के काम करते हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी बात पे कोई आने वाला नहीं है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में एमएसपी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। दोनों ही राजनीतिक पार्टी किसान और एमएसपी के मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस की मांग पर सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए उन्हें किसान विरोधी बता दिया है। खाद बीज के बाद विपक्ष को सत्ता पक्ष को भुनाने के लिए एक मुद्दा मिल गया है, वह है एमएसपी। बीएसटीवी के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए बीएसटीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में क्या छात्र राजनीति पर खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 7 साल से प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाए हैं। छात्र संगठन की मांग के बावजूद सरकार चुनाव की प्रक्रिया पर अभी तक कोई कदम
नहीं उठा सकी है। इतना ही नहीं, छात्र राजनीति से आने वाले दिग्गज नेता भी इससे परहेज कर रहे हैं। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। एमपी में छात्र राजनीति पर खतरा। 7 साल बाद भी नहीं हुए छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा विभाग नहीं करा पा रहा चुनाव। एबीवीपी ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग। छात्र राजनीति के नेताओं का भी चुनाव से परहेज। कांग्रेस ने लगाया छात्र राजनीति को खत्म करने का आरोप। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो सके। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इसकी तैयारियां शुरू होने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। ये स्थिति तब है जब उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव के संबंध प्रस्ताव तैयार कराया था और मुख्यमंत्री को भी भेजा था। हालांकि पिछले 7 साल से इस पर सरकार फैसला नहीं ले सकी है। चुनाव के संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने कहा कि सरकार से प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। सरकार ने पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वजह से चुनाव नहीं कराए जाने की बात कही थी, लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसलिए एबीवीपी युद्ध स्तर पर सरकार से चुनाव कराने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए चुनाव कराना जरूरी है। हम सबको ध्यान में विगत 2 वर्षों में विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारी के कारण कहीं न कहीं छात्र संघ चुनाव को एक बहाना देकर टाला जा रहा था, किंतु अब समय आ गया है, छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए ताकि परिसर में भी विद्यार्थियों की सहभागिता एक रचनात्मक रूप से बढ़े, उनका परिसर की तरफ आकर्षण बढ़े। इसलिए भी अब छात्र संघ की आवश्यकता प्रतीत होती है। छात्र राजनीति से बीजेपी आए नेता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इंदर सिंह परमार, तुलसी सिलावट, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुरेश पचौरी, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कमल पटेल, लाल सिंह आर्य, पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, विधायक भगवान दास सबनानी, अभिलाष पांडे, अर्चना चिटनीस, डॉक्टर राजेश सोनकर, महेंद्र हार्डिया, पुष्पमित्र भार्गव। छात्र राजनीति से कांग्रेस आए नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक विपिन वानखड़े, लखन गंगोरिया, आरिफ मसूद विधायक, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, के मिश्रा, एनपी प्रजापति, कमलेश्वर पटेल, आरिफ अकील, दीपक जोशी, कुणाल चौधरी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी शुरुआत छात्र राजनीति से हुई है। 16वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री और विधायक ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति की पहली पाठशाला यानी कॉलेज से राजनीति शुरू की है। इसके बावजूद ये दिग्गज नेता छात्र संघ चुनाव से परहेज कर रहे हैं। छात्र संगठनों का मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने से माहौल सकारात्मक बनता है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पर अध्यक्ष का फोकस होता है, विद्यार्थियों की समस्याओं को अध्यक्ष या प्रतिनिधि दूर करते हैं। इससे युवाओं में नेतृत्व की क्षमता भी विकसित होती है। 2017 के बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। एबीवीपी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चुनाव की मांग। चुनाव का बहाना बनाकर नहीं कराए छात्र संघ चुनाव। प्रत्यक्ष प्रणाली में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अपने मन से अध्यक्ष का चुनाव करता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में विद्यार्थी क्लास का प्रतिनिधि चुनता है और वह प्रतिनिधि अध्यक्ष का चुनाव करता है। छात्र संघ चुनाव में मारपीट और उपद्रव अधिक होता है, इसलिए कई सालों से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव बंद है। छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का कहना है कि सरकार छात्र राजनीति को खत्म कर रही है।
नेताओं को खतरा है कि छात्रों की राजनीति में आने से उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कांग्रेस भी मांग कर रही है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। NSUI भी इसकी मांग समय समय पर कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव होने से छात्रों को राजनीति में आने का मौका मिलता है। देखिए, बिल्कुल गलत है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, लगातार हम देख रहे हैं कि छात्र हितों का हनन हो रहा है। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी जाते हैं, उनको अपना अधिकार नहीं मिलता है। चुनाव की मांग वो लगातार करते हैं। NSUI हमारा जो संगठन है वो भी लगातार मांग करता है कि चुनाव होना चाहिए, इससे नई लीडरशिप डेवलप होती है। लेकिन लीडरशिप को भी डेवलप नहीं करने देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको इस और कोई ध्यान ही नहीं है। वो चाहती भी नहीं है कि कोई नया आने वाली पीढ़ी राजनीति में आए। तो ये बहुत एक गलत जो है चीज को सामने ला रही है, और हम चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव हों। छात्र संगठन चुनाव कई बार सड़क से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के बंगले पर छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर धरना प्रदर्शन और हंगामा कर चुके हैं। इसके बावजूद नेताओं के कान में जू नहीं रेंग रही है। छात्र संगठन लंबे समय से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या छात्र राजनीति से आने वाले नेता अपने भविष्य को लेकर खतरा महसूस कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे छात्र राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली, जिसके चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में कांग्रेस का सूफड़ा साफ होने के कारण जानने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी, हाईकमान को सौंपेगी। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई कमेटी। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में कांग्रेस ने किया कमेटी का गठन। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार के कारणों की करेगी समीक्षा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, दिल्ली और उत्तराखंड राज्यों के लिए बनाई कमेटी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन राज्यों में कांग्रेस संगठन में होंगे बदलाव। चुनावी परिणाम आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ऐसे राज्यों पर फोकस कर रही है जहां पर कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से प्रदेश की 29 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इस करारी हार के कारण यही वजह है कि प्रदेश में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। हालांकि प्रदेश की यदि अगर बात करें तो प्रदेश में इसके लिए पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक कर हार का कारण का मंथन भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। वहीं प्रदेश के लिए बनी इस कमेटी में पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी उलाका और जिग्नेश मेवाड़ी को शामिल किया गया, जो हार के कारण की रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगी। समितियां बनाई जाती हैं फीडबैक के लिए और चिंतन मंथन के लिए कि आखिर क्या वजह रह गई कि हमारा प्रदर्शन यहाँ वैसा नहीं रहा जैसा दूसरे प्रदेशों में रहा। उसका संबंध प्रदेश अध्यक्ष से होता ही नहीं है। भाई, प्रदेश अध्यक्ष महोदय के पास अल्प समय था, जीतू पटवारी जी को अल्प समय मिला, उसमें उन्होंने जो काम किया उसको अच्छे से कर सकते थे, जितना वो करा, और आगे आने वाले समय में और अच्छे से करेंगे। वहीं कमेटी बनाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं की धड़कन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में किन बड़े नेताओं ने कितना चुनाव में योगदान दिया, तमाम एंगल से पूरी रिपोर्ट अब तैयार होगी। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव के संकेत पहले ही जीतू पटवारी ने दे दिए हैं। अब कांग्रेस हाईकमान ने कमेटी बना दी है जो कि पूरी समीक्षा करेगी, जिसके चलते प्रदेश के बड़े नेता चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही संकेत दिया गया कि कमजोर परफॉर्मेंस देने वाले राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, ना ही अच्छा नेतृत्व है। जिस प्रकार से चुनावी परिणाम आए हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस में न तो उमंग है न पटवारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेचारी है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर खराब प्रदर्शन हुआ है तो वो उनके नेतृत्व में हुआ है। 29 की 29 सीटें हारी, उनके गृह जिले के कैंडिडेट ने नामांकन वापस ले लिया और 4.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ के चले गए। कांग्रेस इनके समय पे एक डूबता हुआ जहाज है जिसकी कोई सरवारी करना नहीं चाहता है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनमें जो लेटर है उसमें लिखा है कि सबसे
खराब प्रदर्शन वाले वहाँ पे उन्होंने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं कि उसका हार का कारण क्या है। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी को नैतिकता के मूल्यों को मानते हुए उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में कमेटी का गठन हो चुका है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मध्य प्रदेश में हार के कारणों को तलाशने में कितना सफल हो पाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन तपन रेगवार के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। फिलहाल सियासत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।